महासचिव महेंद्र पासवान जी ने कि आपके स्थानीय सांसद महोदय जी वहां से चलने वाले हैं और कुछ समय में आपके बीच में उपस्थित होंगे। हम आपकी समस्याओं को, आपकी जो शहरी किराएदार की जो समस्या है उसको ही पक्ष में रखेंगे। तो मैं संस्था के राष्ट्रीय महासचिव भाई महेंद्र पासवान जी से कहूँगा कि अपने विचार रखे हैं और अपनी बात रखे हैं। आपको हमारा आप सभी को नमस्कार, आदाब। भाइयों और बहनों, हम अपना विचार क्या रखें आपके सामने। हम तो बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं इस संगठन के, और हमारी जो संस्था की सोच है, इसी की वजह से आज आप लोग सब, हम सब मिलकर के यहाँ पे इतना लोग एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच हमारे संगठन के मुख्य सलाहकार पूर्व एसडीएम आरसी वर्मा जी हमारे बीच आ चुके हैं। उनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। हमारे पूर्व एसडीएम आरसी वर्मा जी पूरे लीगल सेल यही संभालते हैं, इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। बहुत नेक दिल इंसान है ये, पिछले 15-20 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जब जब मैं लड़खड़ाता हूं इन्होंने मुझे संभाला है। मैं सारी मार्गदर्शन इनसे लेके अपना कार्यक्रम चलाता हूं। सो इनका जोरदार तालियों से स्वागत हो रहे हैं दोस्तों। इन्हीं की वजह से आज दिल्ली भर में ये पहली सभा किराएदारों का आयोजित किया गया है। इन्होंने जब कहा कि एक आवास एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी मकान मालिकों के खिलाफ हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि साथियों, हमें मकान मालिक सर छुपाने की जगह देता है। रही बात किराए की, तो समय के हिसाब से वो अपना किराया बढ़ाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी तो मांग सीधे सरकार से है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि कब तक आप हमें खाद्य की तरह इस्तेमाल करोगे? 5 साल अपनी हालत में पड़े रहने दोगे, और जब चुनाव का खेती करना होगा तो फसल की तरह काटने के लिए आ जाओगे। 70% आबादी किराएदारों की है, वोटर की है। जो सरकार को वोट देती है उसकी आबादी 70% किराएदारों की है। यानी कि दिल्ली में सबसे ज्यादा बहुसंख्यक वोटर किराएदार हैं, बेघर हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, और इन सब से सरकारें बनती है। तो हमारा सीधा सवाल सरकार से है कि जब आपके लिए हम एक माध्यम है सरकार बनने के, तो हमारे लिए भी अपने घोषणा पत्र में जगह दें। हम हमेशा घोषणा पत्र में देखते हैं कि भाई बिजली का बिल कम कर देंगे, हमें वोट दीजिए आप। हम पानी फ्री देंगे, हमें वोट दीजिए आप। हम सड़कें बनवा देंगे आपकी, हमें वोट दीजिए आप। साथियों, कोई भी बात ऐसी नहीं होती जो किराएदारों के लिए हो। अरे हम कह रहे हैं कम से कम यही कह दे भाई तुम्हारे बच्चों की स्कूल में एडमिशन आराम से हो जाएगा, लेकिन कोई भी इस तरह की बात नहीं होती उनके घोषणा पत्र में। और ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है। हमने देखा कि सभी पार्टियां इसी तरह का घोषणा पत्र निकालती हैं। साथियों, अगर नेताजी के हिसाब से एरिया में डेवलपमेंट हो जाए, अच्छी तरह से स्कूल बन जाए, कॉलेज बन जाए, हॉस्पिटल बन जाए, डिस्पेंसरी बन जाए, सब कुछ हो जाए, तो किराया उल्टा और बढ़ जाता है किराएदारों का। जो 70% वोट दे के सरकार बनाया और डेवलपमेंट हुआ, किराया और बढ़ गया। तो हमारा कहना सीधे सरकार से है कि आप एक शहरी किराएदारों के लिए आवास नीति बनाएं, और हमें फ्री का नहीं, सस्ते में किस्तों पे आप आवास दें। जहां आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, शमशान घाट, कब्रिस्तान के नाम से जगह अलॉट करते हो, वहीं एक छोटा सा किराएदारों के लिए आवास नीति बना करके। क्योंकि साथियों, बहुत दिनों के बाद हमारी संस्था ने किराएदारों के लिए एक आंदोलन छेड़ा है, और जितनी भी सरकारें आई, कभी किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। कोई हिंदू मुस्लिम की अलग अलग वो बना रखा है, कोई एससी समाज की बना रखा है, कोई ठाकुर और ब्राह्मणों का समाज बना रखा है।
अरे भैया हम लोग सब किराए पे रहते हैं, सब परेशान है, चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो। और हमारी संस्था ने एक प्रण लिया है कि जब तक हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के किराएदारों के लिए, देखिए ये नहीं कह रहे कि हम कल आए और परसों से मकान दे दो, उसकी वरिष्ठता के आधार पे, उसका जो यहाँ का दिल्ली का पहचान पत्र है, दिल्ली की जो सरकारी कागजात होते हैं, उनको वरिष्ठता के आधार पे वो सरकार तय करे कि कितने साल पुराने वाले को देना है। लेकिन शुरू तो करे, कोई तो शुरू करे इस चीज को। हम सभी से कहना चाहते हैं, सभी पार्टियों से, कि भाई आप किराएदारों की बात करें, किराएदारों को भी अपनी घोषणा पत्र में जगह दें, किराएदारों के लिए भी आवास बनाएं और किराएदारों के लिए भी कुछ करें। हम सभी परिवार के लोग हैं और इस संगठन के माध्यम से 29 तारीख को जंतर मंतर पर बहुत सारी संख्या में इकट्ठा होकर के, मुझे लग रहा हजारों की संख्या में वहां होंगे, लाख तो नहीं कह सकते, हाँ यदि हमने अगले साल प्रोग्राम किया तो 1 लाख से ऊपर लोग होंगे जंतर मंतर पे। हमारे एक छोटी सी कोशिश आज 3.5 पुस्तक को देखने लायक बना दिया है। अगर हमने इसे प्रॉपर मेहनत की, एक बहुत जोरदार अभियान चला के पूरे देशव्यापी आंदोलन बनाया, तो सरकार जरूर हमारी तरफ ध्यान देगी और हमारे लिए कोई न कोई आवास नीति बनाएगी। साथियों, बहुत से लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब तक, एक गांव की भी कहावत है कि जब तक बच्चा रोता नहीं उसको मां भी दूध नहीं पिलाती, इसी तरह खाली आवास नीतियां बना दी, जैसे घोषणा कर दी भाई 2022 तक हम 3 करोड़ मकान देंगे शहरी गरीब और बेघर लोगों को। लेकिन 2022 तक तो कह दिया साहब आपने, अब 2022 तक आप ही की पूरी उम्मीद नहीं कि आप रहोगे। आप अपने कार्यकाल में बताइए हमें कि आप हमें 2020 तक या 19 तक, जब तक आपकी सरकार है, उसके दायरे में हमारे लिए क्या कर रहे हैं आप। और यदि आप 2022 की भी बात करते हैं तो कम से कम मैं तो इतना चाहूंगा कि दिल्ली से शुरुआत की जाए, तभी आप पूरे देश में 3 करोड़ मकान दे सकोगे 2022 तक। सही कह रहा नहीं? क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? यदि दिल्ली से आज शुरू किया जाएगा तभी जाके 8 साल में पूरे भारत को 3 करोड़ मकान दिया जा सकता है। मकान कोई पानी नहीं है जो यूं छीड़ दिया, लो जी मकान लो, लो जी मकान लो। शुरुआत दिल्ली से होनी चाहिए। और मैंने अखबार में पढ़ा था कि 123 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी, उसको नोटिस भेज दिया हाई कोर्ट ने, कहा भाई जब इनको जरूरत नहीं थी तो आपने जगह क्यों दे दी। इसी तरह शमशान घाट का भी मामला है। तो जो जिंदा लोग हैं, जो किराएदारी के बोझ तले दबे जा रहे हैं, उनके लिए सरकार कुछ नहीं करती। और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, शमशान घाट के नाम से हजारों एकड़ जमीनें अलॉट कर रही हैं। सरकार कौड़ियों के भाव उद्योगपतियों को जमीनें बेच रही है। सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को, आप लोगों ने सुना होगा चुनाव के टाइम पे किसी नेता ने कहा था टॉफी मॉडल। ये टॉफी मॉडल जिस नेता ने कहा था, उसके बाद जिस आदमी को वो जगह दी गई थी, मैंने उसका इंटरव्यू सुना था 29/4/2014 को। और साथियों, उसी टाइम मैंने ये पर्चा बनाया था जो आज आप लोग पढ़ते हो कि 10 रुपए 5 रुपए के हिसाब से जमीन उद्योगपतियों को दे दिया। मैं 1 बजे दिन में खाना खा रहा था और वो IBN 7 पे चैनल पे चल रहा था इंटरव्यू। तो जिस उद्योगपति को वो जमीन मिली थी, वो खुद कह रहा था कि हाँ मुझे गुजरात में 15 रुपए मीटर जमीन मिली है। लेकिन कांग्रेस की सरकार है गहलोत की वहां पे राजस्थान में, वहां भी तो 22 रुपए बेची है, तो इसमें बुरा क्या है। अब सोचिए, वो टीवी पे डिवाइड हो रहा था, हम केवल खाना खा रहे थे और खाते खाते देख रहे थे उस चैनल को। उसी टाइम मैंने अभियान छेड़ दिया। मैंने कहा हमारे जो गरीबों को मिलना चाहिए जमीन, वो करोड़पति उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। और यहाँ दिल्ली के लोग और शहर के जितने भी बाहर से आने वाले जो लोग हैं, वो सब किराएदारी के बोझ तले दबे जा रहे हैं। उसी दिन हमने संगठन की मीटिंग बिठाई और कहा कि ऐसी ऐसी बात है। पहले तो हमें यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा टीवी पे,
कि ऐसे भी हुआ है कि कोड़ियों के भाव जमीन दी जाती है उद्योगपतियों को। उसी दिन मैंने वो पर्चा तैयार किया और आप लोगों को दिया, जिसकी वजह से आप लोग आज ये बात आप समझ पाए और संगठन के साथ जुड़े और इस आंदोलन में शामिल हुए। साथियों, बहुत सारी जगह हमारे दिल्ली में भी ऐसी है कि अगर सारे किराएदारों को सेट किया जाए तो 1 इंच भी जगह नहीं लगेगी। फालतू जो जगह पड़ी है ये बिल्कुल नहीं लगेगी। केवल हमारा कहना यह है, जैसे कि यहाँ पे 500 झुग्गियां हैं, ठीक है, 500 झुग्गी वाले हैं, यहाँ पे अगर 5 मंजिला 6 मंजिला इमारत खड़ा किया जाए तो लगभग 6000 मकान वहीं तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले 500 तो उन झुग्गी वालों को दे दीजिए जो वहां के हैं, और उस इलाके के जो शहरी किराएदार हैं अपनी वरिष्ठता के आधार पे, उनकी जो पुरानेपन के आधार पे कि दिल्ली में कितने साल पुराने रहे वो, उस आधार पे वहां के किराएदारों को सेट कर सकते हैं आप। मैंने इस तरह का दिल्ली हाई कोर्ट को भी चिट्ठी लिखा उसी दिन जिस दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि 123 एकड़ पे नोटिस पहुंच गया। मैंने हाई कोर्ट को चिट्ठी लिखा, मैंने कहा साहब ये जो मुर्दों के लिए इतनी सारी जगह अलॉट हो रही है तो गरीब किराएदारों के लिए भी कुछ करें, और जो जिंदा लोग हैं जो किराएदारी के बोझ तले दबे जा रहे हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं करवा सकते, दिन में 50-100 रुपए कमाने वाले 2-2 हजार रुपए बेचारे किराए देते हैं, ऐसे लोगों को ऐसी जगह मिलनी चाहिए जो कोड़ियों के भाव में किसी और को दे दी जाती है। साथियों, उसी दिन हमने ये पर्चा तैयार किया। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या घर की है। अगर सभी साथियों, सभी जो किराएदार हैं, सभी गरीब लोगों को अगर घर मिल गया तो बाकी की समस्याएं धीरे धीरे अपने आप सुलझ जाती है। अगर आदमी घर का किराया बचाता है तो कम से कम 2 बच्चों को वो शिक्षित कर लेगा हर महीने, और 2 बच्चों को अगर शिक्षित कर लिया तो देश की जो आबादी है उसका 1% हिस्सा शिक्षित और रोजगारी बन जाएगा। पढ़ेगा लिखेगा तो रोजगार ऑटोमेटिक बन ही जाता है, और समाज की भी तरक्की होती है इससे। जब मोहल्ले में पढ़े लिखे बच्चे हों तो उस मोहल्ले की हालत सही होती है, नहीं होती है ना? तो जब किराया बचेगा तो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवा सकेंगे, और जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो उस परिवार का ही नहीं हमारे देश का भी भला होगा। हमारा देश बेरोजगारी से मुक्त होगा। हमारा देश जो आज आवाज के लिए हम लोग जूझ रहे हैं, इस पे भी बहुत सारा काम होगा। साथियों, हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो हमने 29 तारीख का जो आंदोलन किया है, 29 सितंबर को जो जंतर मंतर जाने का ऐलान किया है, आज की जनसभा को देखने के बाद मुझे विश्वास हो गया है कि कम से कम 20,000 से ज्यादा लोग हमारे होंगे जंतर मंतर पे, क्योंकि ये केवल हमारे आस पड़ोस के ही लोग हैं। लेकिन जब पूरे दिल्ली से 100 बसें आके निकल के आएंगी जंतर मंतर, तो लगभग दिल्ली का हर कोना भर जाएगा। बहुत से लोग इस आंदोलन को खत्म करने के लिए कई तरह की बातें लोगों से भड़काते हैं कि भाई अरे कुछ नहीं है, ऐसा ही है, वैसे ही है। साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आज अगर ये मंच लगा तो कम से कम 1 लाख लोगों के कानों में जा रहा है कि यहां किराएदारों की जनसभा हो रही है। गई कि नहीं? यहां एक जनसभा हुआ तो कितने लोगों के कानों में गया? लगभग 1 लाख लोगों को पता लग गया कि किराएदारों की एक जनसभा हुई कि नहीं हुई ना? तो कोई भी आपका शब्द, कोई भी आपका आंदोलन, कोई भी आपका प्रयास कभी भी खराब नहीं होता, कभी भी गलत नहीं होता। अपनी बात कहीं न कहीं जाके वो चुभता है, और ये बात मुझे पूरा यकीन है सरकार की खुफिया एजेंसियां भी इसको आज रिपोर्ट करेंगी सरकार को कि भाई यहां 3.5 पुस्ता पे किराएदारों की जनसभा हुई। साथियों, इस आंदोलन को अलग अलग तरीके से दबाने की कोशिश होगी। आपके दिमाग में कहेंगे कि भाई पता नहीं क्या होगा, अरे कुछ नहीं है, लेकिन आप लोगों को सोचना है, हमने पहला पत्थर उछाला है और पूरी दम लगा के उछाला है। ये पत्थर गिरना नहीं चाहिए, और 29 सितंबर को आप सभी के साथ जंतर मंतर में बहुत भारी संख्या में हम लोग एकत्रित होंगे और अपनी बात वहां रखेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और भाई को माइक दे दूं। बहुत बहुत धन्यवाद पासवान जी, आपने
हमारे बीच में माननीय एसडीएम साहब जी आए हुए हैं। उनका भी एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए। और मुन्ना खान जी को मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें। आए हैं मंच पे मुन्ना खान जी। हेलो, सर्वप्रथम तो मैं यहाँ उपस्थित संपूर्ण किराएदार भाई और बहनों से यहाँ आने के जो दुख उठाया आपने, इसका मैं तहे दिल से अपने सारे टीम के तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। जरूरी बात यह है कि हम किराएदार हैं, ये बात बुरी नहीं है। बुरा ये बात है कि हम चाहे 1 साल रहें चाहे 10 साल रहें, किराएदार ही रहता है। हमने कई बार देखा है, चाहे हम 1000 रुपया किराया देते हो या 5000 रुपया किराया देते हो, हमारे घरों के सामने जो चप्पल खोले जाते हैं वो मकान मालिक जरूर जाके गिनती करता है। ये नहीं कहता है कि कितने आदमी रहते हैं। अगर हमारे 4 परिवार है तो 4 मिलने वाले भी कोई आ सकते हैं भाई। आएंगे या नहीं आएंगे? क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है कि आपसे मकान मालिक पूछे कि भाई आपके घर में कितने आदमी रह रहे हैं? अगर सरकार ने 4 रुपया बिजली का रेट पास किया है तो आपसे 8 रुपया लिया जा रहा है। लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है? अगर आप 8 रुपये ना दें तो मकान मालिक क्या कहता है कि नहीं पड़ता है तो घर खाली करो। वो 10 साल रहने की बातें नहीं देखता है कि मेरा 10 साल पुराना किराएदार है, इसने कितना दिया है मुझे, वो सबको साइड में करके कहता है अगले महीने खाली कर दियो भाई। कहता है ना, चाहे हम 10 साल रहे चाहे 20 साल रहे, इसी समस्या को खत्म करने के लिए, इस दुख को खत्म करने के लिए अखिल भारतीय मानव न्याय समिति, ये टीम जो है आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ा है। और मैं उम्मीद दिलाता हूं कि ये लड़ाई जरूर जीती जाएगी अगर आप हमारे साथ तहे दिल से साथ दें। इसलिए कि हम भी एक किराएदार यहाँ बैठे हुए जितने भी हैं सब एक किराएदार है। भूखा जो होता है वही एक भूखा का दुख को समझता है। हमने ये पहली लड़ाई हमारी टीम नहीं लड़ी है, इससे पहले भी 2 लड़ाई लड़के जीत चुकी है, जिसका सबूत आप उस काले बोर्ड पे देख सकते हैं। कल्याणकाली साइकिल ठेला समिति जो पहले रिक्शे चलाने वालों को बार बार पकड़ लिया करते थे, ये आप लोग जानते हैं ना। अब आजकल कहीं पकड़ रहे हैं इस बात को? लड़ाई लड़ा गया, उनका दुख देखा गया, था गया कि भाई लड़ा जाए, इसको बचाया जाए। आप लोगों की मेहरबानी से वो लड़ाई भी हम लोगों ने जीत के दिखाया है। और अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों का अगर साथ रहा तो ये भी जंग हम जरूर जीतेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जीत के दिखाएंगे। आपके सामने एक छोटा सा मिसाल रख रहा हूं। मैं यहाँ यूपी में एक सलिया नाम करके जगह पे गया था, वहां पे रोड नहीं था, बिजली नहीं था। वहां के लोगों ने क्या नारा निकाला, लोग गए वोट मांगने, वहां पे गेट पे रोक दिया गया। बोला क्यों रोक रहे हो भैया? बोला ऐसा है, रोड है तो वोट है, बत्ती है तो वोट है, नहीं तो कोई नहीं है। जाओ यहाँ से, हटो हटो हटो, हम नहीं पहचानते हैं। इस दिल्ली के अंदर 70% किराएदारों का क्या अहमियत है आपसे पूछ रहा हूं? है कोई इज्जत? है कोई अहमियत? अगर है तो हाथ उठा के बताइए, नहीं है तो बताइए। किराया हम देते हैं, बिजली का पैसा हम देते हैं, अपने घर में अपने पसंद से नहीं रह सकते हैं। इसी बात को देखते हुए कहा गया कि अरे भैया ऐसा करो, किराएदारों के लिए कोई योजना देखा जाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई मुस्तफा महेंद्र पासवान जी ने ये कहा कि भाई सब लड़ाई तो लड़ लिए, किराएदारों के लिए भी लड़ा जाए। हुआ कि चलिए देखा जाएगा, लड़ लिया जाए। तो हुआ कि चलिए, जब से किराएदारों का फार्म भर के सदस्य बनाया गया, उस वक्त से ये कान जो है ना खड़ा हो गया लोगों का कि हम क्या करने जा रहे हैं भाई।
इसी ऑफिस में विवाद किया गया आपके फार्म भरने की वजह से। इसी जगह पे हमारे एक कर्मचारी को जलील करने की कोशिश किया गया। कोई और नहीं था, वो था जो आपके और हमारे बीच में आके वोट मांगने के लिए आता था कि भाई साहब दे दो वोट दो। आज हम वोट दिए, तुम ऊपर हो गए, हम नीचे, शकल भी नहीं पहचान रहे हो। क्यों? मैं वही हूं जो तुम्हें वहां पहुंचाया हूं। अगर तुम नहीं समझोगे तो वहां से यहां लाके रख देंगे। रख सकते हैं कि नहीं? बोलिए, रख सकते हैं कि नहीं? रख सकते हैं ना? तो हम कहां बुरे हुए, हम कहां कमजोर हुए, ये देखना आपका काम है। आप समझेंगे इस बात को कि हम कहां से कमजोर हैं और कहां से कमजोर नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप किराया देते हैं तो मकान मालिक के साथ बदतमीजी कीजिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि किराए लेके रहते हैं ना। लेकिन मकानदार को भी समझना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, ये सारी दुखे सबकी है, 70% किराएदारों का है। इसी समस्या को लेकर के एक प्रोग्राम रखा गया है 29 तारीख को, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा भीड़ों में आके इस आवाज को उस कान तक पहुंचाएंगे जो सरकार ये नहीं जानती है कि हमारे दिल्ली शहर के किराएदार तकलीफ में हैं। पहुंचाएंगे ना? वादा कीजिए कि हम आएंगे 29 तारीख को, और जरूर आएंगे, और उस सरकार को कानों तक आवाज हम पहुंचाएंगे। देखिए, अगर आप हैं तो हम हैं, अगर आप हमारे साथ कंधे में कंधा लड़ाएंगे तो वादा ये है कि पहले अखिल भारतीय मानव न्याय समिति की छाती आगे रहेगी, बाद में आपका आएगा। आएंगे ना आगे? साथ देंगे या नहीं? दोनों हाथ उठा के बोलिए। बहुत खुशी की बात है। ये एकता हम 29 तारीख को भी देखेंगे, और हो सकता है कि जब तक हमारी डिमांड पूरा नहीं होगा हम ये एक होके रहेंगे और एकता दिखाते रहेंगे। एकता में बहुत ताकत है, ये जरूर समझिए आप लोग। एकता ही एक ऐसा चीज है जो आपको मजबूत बनाता है। आप अकेले हैं तो कोई दबाता है, अगर आपके पीछे कोई संस्था है तो आपको कोई नहीं दबाएगा, क्योंकि वो कहेगा अरे भाई इसके साथ मत कुछ कहो, ये फलाने का सदस्य है, कहेगा ना? कहेगा कि नहीं कहेगा? कहेगा। इसीलिए जो काम आपको करना है आप कीजिए, जो हम करना है हमें करने दीजिए। सिर्फ आपका साथ चाहिए, बाकी तो हम लोग ही हैं। उस सरकार को क्या करना है, कहां से तो क्या करना है। ऐसा है भाइयों बहनों, 10 साल हो गया हमें और आपको रहते हुए, अभी 20 साल हो गए। जिंदगी खत्म हो गई किराए के मकान में, बच्चा पैदा हुआ, शादी हो गया, बाप बन गया, लेकिन हम आज भी किराएदार हैं। ऐसा है, इस चीज को लड़ाई लड़ा गया है, और उम्मीद रखता हूं कि आप लोग दिल खोल के साथ देंगे, क्योंकि ये लड़ाई आपकी है। अगर आप हैं तो हम जरूर लड़ेंगे, हमारी टीम लड़ेगी, हमारी सारी संस्था लड़ेगी। इसी के साथ अगर मुझे कुछ बोलने में गलती हो गया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं तो बस दुखों का मारा हूं, जैसे आप हैं वैसे हम हैं। आपके दुख देख के हमें भी पीड़ा हो गया, इसलिए अगर ज्यादा बोल गया हूं तो मुझे माफ कर दीजिएगा। धन्यवाद मुन्ना खान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने किराएदारों का दुख रखा, और कोई बात नहीं है, धमकाने तो कोई भी आ सकता है, वोट मांगने वाला भी आ सकता है, जीतने वाला भी धमका सकता है, लेकिन हम उससे आवाज नहीं मांग रहे हैं। हम तो आवाज सरकार से मांग रहे हैं। सरकार से हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना श्रम देते हैं दिल्ली के अंदर। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, मौलिक अधिकार मांग रहे हैं, फंडामेंटल राइट मांग रहे हैं। जब हम दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी में अपना श्रम देते हैं तो हमारा अधिकार भी है।
छत के नीचे सोना, फुटपाथ पे सोना नहीं, ये सरकार को करना ही पड़ेगा पूरा। ये मानव न्याय, अखिल भारतीय मानव न्याय समिति का सपना है, सबका घर हो अपना अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जग्गू भाई जी को मैं आमंत्रित करता हूं, वो आपकी समस्याओं को रखेंगे और मार्गदर्शन देंगे। जग्गू भाई जी आइए, शहरी किराएदारों की जो समस्या है उससे बात करें। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, और सभी भाइयों से मैं उम्मीद करता हूं, अपनी अपनी उम्मीद लेकर करने आए हैं। आए किसके लिए हैं? अपनी समस्या के लिए। मगर एक टाइम थोड़ा सा मैं आपको जागरूक करना चाहता हूं, उस समय के लिए जागरूक करना चाहता हूं जो समय आपको वोट गिनने का आता है। आप अपना फैसला राजनेताओं के हाथ में सौंप देते हैं 5 साल के लिए, मगर राजनेता आपकी परेशानियां भूल जाते हैं। वो एसी में ही तो चलते हैं और एसी में ही सोते हैं। किसके पैसे से? गरीब जनता की पैसे से। क्यों? कि वो गरीब जनता की वोट की कीमत सिर्फ उसी टाइम तोलते हैं जिस टाइम इलेक्शन होता है। जब राजनेता आपके दरवाजे पे, आज कितनी बार आपके इलाके में कौन आया होगा? नहीं आता। तो मैं अभी आपको इतना जागरूक करूंगा कि अपनी वोट की अहमियत समझिए कि आपकी वोट क्या है। आप वोट गिरने के बाद ये कह सोचते हो कि हम तो उसको गिराए, हम उसको गिराए। वोट गिरना जरूरी है, मगर उससे हक मांगना भी जरूरी है। जिस सरकार को आपने बनाया है तो उससे आप अपने परेशानियां मांगने का भी हक है आपको। क्यों? कि 5 साल के अंदर वो भूल जाता है, क्योंकि वो उस पब्लिक, गरीब पब्लिक के पैसे से एसी के ऑफिस में बैठते हैं। आपकी चर्चा कम होती है, अपनी ऐश ज्यादा होती है। मैं इसलिए उस सभी गरीब बहन और भाइयों को समझा देना चाहता हूं कि अपनी वोट की कीमत समझिए, आने वाले टाइम में भी समझिए, आज के टाइम में भी समझिए। सरकार से आज आप सभी गरीब भाई, किराएदार भाई अगर मकान मांग रहे हैं तो कोई उन पे हमारे ऊपर एहसान नहीं करेंगे वो गरीब नेता। क्यों? कि हमारी ही वोट की कीमत से ये एसी में बैठे हैं और एसी में सोते हैं, एसी में ही चलते हैं और एसी में ही। उन राजनेताओं से पूछूं कि एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा क्या दूसरी जगह से नहीं आया? वो भी भगवान के घर से आया है। उसका भी बच्चा अगर आया है तो भगवान के घर से आया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, राजनेताओं से, कि आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है और उस गरीब जनता का जिससे आप वहां पे पहुंचे हो, उसका बच्चा किस लायक है? वो भी एक बढ़िया वही बच्चा है, जो बच्चा उसका है वही बच्चा गरीब का है। बच्चा भगवान का रूप होता है। उन बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचते वो नेता? मैं पूछना चाहता हूं, मैं उन राजनेताओं से पूछना चाहता हूं, उन राजनेताओं से ये पूछना चाहता हूं, आज यहां से आपकी नाली बन गई, कल को दूसरा आया तो वो तोड़ दी गई। सही सही नालियां आपके सामने, ये सबूत होगा, अगर समझदार होंगे तो सही सही नालियां उनको दोबारा तोड़ दी जाती है और दोबारा पब्लिक का पैसा लगा दिया जाता है। क्यों? कि राजनेता पब्लिक का ही शोषण करता है। पब्लिक को समझना है कि हमने क्या करना है। फैसला पब्लिक पे है, पब्लिक ने चुना है तो पब्लिक ही अपना हक मांगने का अधिकार रखती है। अगर पब्लिक का हक नहीं मिला तो 5 साल के अंदर मक्खी मार के नीचे कर देगी जनता। मैं उन राजनेताओं से रिक्वेस्ट करता हूं कि पब्लिक की आवाज को सुने, किराएदारों की आवाज को सुने और सुनने के बाद उनकी परेशानियों को जरूर अपने क्षेत्र में दौड़ा करते रहें। अगर दौड़ा करेंगे तो शायद राजनेता अच्छे बनेंगे।
अगर अच्छे बनते हैं तो पब्लिक के कितनी हित की क्या बात होती है भैया, बताओगे जरा? पब्लिक के हित की कितनी बात होगी कि राजनेता आपकी बातें अगर पब्लिक की परेशानियां सुनने आएगा तो वही नेता अच्छा है, नहीं वरना नेता कोई बेकार है सब। मैं इतना ही चाहता हूं, ये अगर बेड़ा उठाया है तो इस बेड़े को हक मांगो और दम से मांगो, जब तक मांगो जब तक वो दे ना दे। ये फैसला आपके दिल ने करना है और मन ने करना है। जब तक ये अखिल भारतीय मानव समिति आपका बेड़ा उठा रही है तो बहुत बढ़िया उठा रही है, पब्लिक के, गरीब पब्लिक के हित में बहुत बढ़िया अच्छी बातें कर रही है। मैं अपनी बातें यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार, कोई गलती हो तो माफी चाहता हूं। जग्गू भाई को बहुत बहुत धन्यवाद जो अपनी बात किराएदारों की रखी, समस्या रखी और बताया बच्चा भगवान का रूप होता है। तुम्हारा बच्चा कहीं विदेश से नहीं आया, वहां से तुम्हारा बच्चा आया है। वो अधिकार तुम्हारे बच्चे को है अच्छे स्कूल में पढ़ने का, वो हमें भी मिलना चाहिए, हमारे बच्चे को भी मिलना चाहिए। ये शिक्षा का अधिकार सबको बराबर है। ये आजाद भारत है, आजाद भारत में सबका बच्चा बराबर शिक्षित हो, जब इस देश का विकास होगा, हिंदुस्तान चरम पे पहुंचेगा। ये सबका बच्चा बराबर है। बड़ा बड़ा धन्यवाद जग्गू भाई जी को। आशी वर्मा जी पूर्व एसडीएम साहब को मैं आमंत्रित करता हूं। आप शहरी किराएदारों का मार्गदर्शन करेंगे और बताएंगे आपको किस तरह आपका सरकार से आपका जो डिमांड है उसकी रूपरेखा किस तरह से सरकार को मांग करेंगे। और एक बार जोरदार तालियों से पूर्व एसडीएम साहब का स्वागत होना चाहिए, बड़ी बड़ी तालियों के साथ। पीछे भाइयों जो एक बार तालियां बजा दो जोर साथ लीजिए। साथियों, पहले तो एक बात क्लियर हो जाए कि ये जो मीटिंग हो रही है, जो ये संस्था है हमारी, ये कोई राजनीतिक संस्था नहीं है। ना बीजेपी के साथ है, ना कांग्रेस का है, ना आप पार्टी का है। ये एक आम गरीब और जो किराएदार हैं या लोग उनके भलाई के लिए ये एक संस्था है। तो इसमें ये ना समझे कि हम किसी पार्टी से जुड़े हैं, ना पार्टी की बात करेंगे। एक बात और क्लियर हो जानी चाहिए गलत दिशा की, ये जो किराएदारी का जो मसला है इसका मकान मालिक से कोई झगड़ा नहीं है। नहीं हम उनके खिलाफ आए हैं यहाँ पर। उनकी तो ईमानदारी है कि उन्होंने आप लोगों को, हम लोगों को किराए पर मकान देकर यहाँ पर दिल्ली में शरण दी है। और मकान मालिक का किराएदार का आपस में अच्छा व्यवहार होना चाहिए, आपस में बर्ताव होना चाहिए, ये है। लेकिन जो मुख्य मांग है वो ये है कि हर आदमी का सपना है कि दिल्ली में हमारा अपना घर होना चाहिए, छोटा हो बड़ा हो कैसा हो। वो सबसे ज्यादा दिल्ली में जिसका अपना मकान है वो सबसे ज्यादा रईस, सबसे ज्यादा खुश और संपन्न है। तो साथियों, इसके लिए जो ये मुहिम चलाई गई है ये किसी मकान मालिक के खिलाफ नहीं है। ये दिल्ली में आपको मैं बताऊं कि गवर्नमेंट ने कुछ पिछले 20 साल से क्या 30 साल से एक पॉलिसी बनाई कि दिल्ली में बहुत लोग आ गए हैं। अब दिल्ली में ना उनको हम मकान दे सकते हैं, ना शिक्षा दे सकते हैं, ना स्वास्थ्य दे सकते हैं, ना सड़क दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने बड़े बड़े उद्योग दिल्ली से निकाल के भगा दिए। आप देखेंगे यहाँ पर लोनी रोड पर रांची मिल थे, सरिया मिल, रोलिंग मिल, दिल्ली स्टेडियम रोलिंग मिल, बहुत बहुत बड़े मिल थे, सब यहाँ से भगा दिए। वो जाएंगे तो उनमें काम करने वाले भी दिल्ली से बाहर चले जाएंगे। इसी तरह से डीसीएम मिल था, यहाँ पर बिरला मिल था, वहां पर भारत मिल था, इंसेक्टिसाइड मिल था, जो बहुत बहुत बड़े मिल थे, वो सब निकाल के दिल्ली से भगा दिए। अगर दिल्ली में हम ज्यादा आबादी को नहीं खपा सकते, लेकिन अब जो दिल्ली में रह रहे हैं वो दिल्ली की जरूरत है। इतने आदमी तो दिल्ली में रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जो दिल्ली में रह रहे हैं वो भी मतलब आधे से ज्यादा वे लोग हैं जिन पे अपना मकान नहीं, वो किराएदार है। तो अब गवर्नमेंट को ये पॉलिसी बनानी चाहिए कि इनके लिए कम से कम रहने का कोई इनको एक मकान मिलना चाहिए। इसको मिलने के लिए मैं बताऊं, जो हमारे यहाँ पर उत्तर
जो ये पूर्वी जिला है, यहाँ पर सबसे ज्यादा किराएदार रहते हैं और सबसे बड़ी ज्यादा आबादी यहाँ रहती है। और दिल्ली का बहुत ज्यादा बड़ा, चाहे वो सदर बाजार का काम हो, चाहे गांधीनगर हो, चाहे फैक्ट्री हो, यहीं से लोग जाते हैं। आप देखिए, तो इनको बसाना, इनको मकान देना, ये गवर्नमेंट की दायित्व है, जिम्मेदारी है। इस एरिया में देखेंगे कोई अच्छा स्कूल नहीं है, इस एरिया में कोई अच्छा स्टेडियम नहीं है, कोई पार्क नहीं है, जाके कहीं घूम लें, कोई सांस ले लें, जबकि सबसे ज्यादा जमीन इस काम के लिए हमारे पास है। देखिए, इस पुस्ता के बिल्कुल पवित्र जगह कई हजार एकड़ जमीन खाली पड़ी है। जब इस जमीन के ऊपर सोनिया विहार आगे बच सकता है, जब श्री राम कॉलोनी बच सकती है, अवैध रूप से कब्जा हो सकता है वहां पर, और जाकर ये बुलंद मस्जिद का एरिया, ये भी अनधिकृत रूप से कब्जा करके लोग जब वहां बैठे हैं जमुना में। लेकिन गवर्नमेंट ने भी, आप जाएंगे देखें, अक्षरधाम मंदिर बनाया है, वहां पर खेल गांव बनाया है, उनके लिए बड़े बड़े फ्लैग बना दिए जमुना के किनारे। तो ये बताइए फिर हमारे लिए जो इतनी जगह पड़ी है, इसमें फ्लैट नहीं बन सकते क्या? बिल्कुल बन सकते हैं। यहाँ पर कई हजार फ्लैट बन सकते हैं, कई मंजिले फ्लैट बन सकते हैं इसके अंदर जो है। तो बनने के बाद हम ये नहीं चाहते कि हम कोई किसी पर कब्जा करना चाहते हैं या करना चाहते हैं। बिल्कुल सस्ती रात पर, जैसे कि अध्यक्ष जी अभी हमारे पासवान जी बता रहे थे, 10-10 रुपए गज में जमीन दे दी। ये जो जमीन एक्वायर की गई है सोनिया विहार वाली, जिसमें श्री राम कॉलोनी बसी हुई है, ये 2.25 पैसे गज में गवर्नमेंट ने एक्वायर की, 25 पैसे गज में। मेरे रिश्तेदारों की जमीन है। तब ये बताइए, 25 पैसे की जमीन जब किसान से ले सकती है, तो रहने वालों को क्या 10 रुपए गज में नहीं दे सकती उसको? ये बिल्कुल दे सकती है गवर्नमेंट जो है। लेकिन ये प्रॉफिट कमाने वाली गवर्नमेंट का धंधा नहीं होना चाहिए। जो मैं बता रहा हूं, आम आदमी के वेलफेयर के लिए, उसकी भलाई के लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। तो इसलिए इस हमारे एरिया के जितने भी किराएदार हैं, उनके लिए तो हमारे पास जमीन है। और इसी तरह नहीं, जो पश्चिमी दिल्ली नरेला की तरफ में एसडीएम नरेला था, बहुत सारी जमीन अभी खाली पड़ी है, जहां पर हम वहां पर भी उन लोगों के लिए फ्लैट बना के दे सकते हैं। कई कई मंजिले फ्लैट बनाएंगे, एक एक रूम का सेट, किचन, बाथरूम मिल जाए, छोटे परिवार के लिए 1 यूनिट को मिल जाए तो कोई बुरी बात नहीं, बहुत सस्ते में मिल जाएगा। किस्तों में गवर्नमेंट दे सकती है। इससे ज्यादा आबादी अब दिल्ली में नहीं आएगी। लेकिन जो दिल्ली में बिना जो रह रहे हैं, जिन पर अपना मकान नहीं है, गवर्नमेंट को ठोस नीति बनाकर उनको मकान देना चाहिए। ये हमारे इस संगठन की मांग है, यही हम कर रहे हैं। हम किसी से भी, देखिए, जो गलत दिशा ना दें, भाई मकान मालिक जो निकाल देता 10 साल के बाद, मकान मालिक किसी को नहीं निकालता। उसके पास फालतू कमरा है, मकान है, तो वो तो चाहेगा कि अच्छा किराएदार रहे और देता रहे, और थोड़ा बहुत बढ़े तो किराया बढ़ाता भी रहे। तो इसलिए उस दिशा में हम गलत दिशा नहीं देंगे। मकान मालिक से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हमारी तो गवर्नमेंट से मांग है, अब क्यों नहीं तुम हमें फ्लैट बना के दे सकते? अब और पॉपुलेशन तो दिल्ली में आ नहीं रही, लेकिन जो किराएदार है इनके लिए मकान बनाइए, इनकी पॉलिसी बनाइए, और जो गवर्नमेंट दे सकती है। एक अच्छा हमें स्कूल भी चाहिए, यहाँ पर एक अच्छा स्टेडियम भी बच्चों को खेलने के लिए चाहिए, एक पार्क भी चाहिए हमें रहने के लिए। वरना तो कहेंगे कि हम दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तुम सांस भी लेने की स्थिति में नहीं है। ऐसी गलियों में, बिचड़ी में, एक एक घर में कई मकान, लोग कितने कितने आदमी रह रहे हैं, 25-25 गज के प्लॉट में 25-25 आदमी रह रहे हैं। आप जाके देखें जाफराबाद, सीलमपुर, इस इलाके में जो, तो ये कोई मानवता का, एक राजधानी के अंदर रहने का ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है मानवता का। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, जो ये जमुना है, इसमें थोड़ा पानी आता है, ये ऊपर आ जाती है। क्यों आ जाती है? कि इसकी कभी खुदाई होती ही नहीं, और कोई खुदाई करते हैं तो उनको गिरफ्तार करते हैं, उनसे टैक्स वसूल करते हैं, चोरी छिपे उनसे वसूली करती है पुलिस, एसडीएम भी उनका चालान करता है। अरे भाई, जितनी भी कभी बारिश होती है, आपने देखे होंगे कि पिछले दफे कितनी आपदा आई, और टोटल ये जमुना वहां का पहाड़ की जो मिट्टी है उसको लेकर आ जाती है और कहां इसी में बिछा देती है। तो जमुना ऊंची हो रही है और साइड जो नीचे हो रही है, तो ये गवर्नमेंट इसको गहरा क्यों नहीं करवाती? इंग्लैंड के में लंदन के पास टेम्स नदी है, उसकी खसाई होती है और बिल्कुल इतनी बढ़िया नहर की तरह निकल के वहां से गई है, वो साफ शुद्ध है। ये सबसे गंदी नदी है हमारी, कोई गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती। ऊंची हो रही है, थोड़ा पानी आती बाढ़ आ जाती है। यदि इसकी खसाई हो जाए ढंग से
तो इसमें कोई बाढ़ नहीं आएगी। इसके किनारे पर मकान बनाए जा सकते हैं ऊंचे ऊंचे, जैसे दूसरे देशों में बनाए जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। इस मामले में अपने हमारे तिवारी जी आए हुए होते, लेकिन मुझे पता लगा है कि वहाँ मीटिंग चल रही है अभी कार्यालय में, कोई बहुत जरूरी, पता न कब खत्म होगी, आप इससे एक नहीं। मैं चाहता था कि आज उनको बताते, ये जितने भी किराएदार लोग बाहर से आए हैं, इन्होंने मोदी में कुछ विलक्षणता देखी थी और लगा कि ये कुछ हमारे लिए सोचेगा, और इसलिए ये जो आज गवर्नमेंट बनी है, मनोज तिवारी जी को यहाँ पर वोट देने से पहले किसी ने भी नहीं देखा, थे ही नहीं यहाँ के, और एक इतना अच्छा कार्यकर्ता से कोई भी सही, उनको जो है अग्रवाल साहब को नकार दिया लोगों ने। किस लिए? ये इलेक्शन तिवारी जी का या उनका नहीं था, अग्रवाल का, ये तो वोट सीधे उनको दिए थे, मोदी जी को दिए थे पब्लिकली, और ये वोट में देने का सबसे बड़ा श्रेय इनको किराएदारों ने दिशा बदली है कि मोदी जी को लाए हैं एक आदमी के लिए करने के बाद, तो मोदी जी को भी सोचना चाहिए। और मेरा ऐसा यकीन है अब मोदी जी इस पहले पर जरूर सोचेंगे, वो बहुत ही विलक्षण, और जैसी वो लेकर चल रहे सोच को देश की को, हालांकि इतना बड़ा भ्रष्ट तंत्र इस देश में पैदा हो चुका है, एक आदमी के लिए बड़ा कठिन मामला है, लेकिन हमें उम्मीद है अब फिर भी वो इस भ्रष्ट तंत्र को खत्म करेगा और आप जैसे लोगों के लिए जरूर सोचेगा। यदि उसके पास ऐसा ज्ञापन मेमोरेंडम जाएगा, तिवारी जी के होते तो उनसे कहते कि डेपुटेशन लेकर चलिए हमारा